Hello students, in this video we are going to learn some important terms related to motion. आज हम मोशन जो कि साइंस का फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 9th का, उसको समझने जा रहे हैं। ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने कुछ बेसिक टर्म्स बताई थी, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था मोशन का। तो पिछले जो फर्स्ट वीडियो में मैंने कुछ बातें बताई थी उसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए मोशन क्या है। तो मोशन इज़ द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की टाइम के गुजरने के साथ साथ उसके किसी सराउंडिंग या किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। और फिजिक्स मोशन की स्टडी हम फिजिक्स में करते हैं, लेकिन फिजिक्स की जिस ब्रांच में हम मोशन की स्टडी करते हैं उस ब्रांच को मैकेनिक्स कहते हैं। तो मैकेनिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटीरियल ऑब्जेक्ट्स। मटीरियल ऑब्जेक्ट्स यानी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटीरियल ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम फिजिकल ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के मोशन की स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ब्रांचेज। मैकेनिक्स को ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है 3 ब्रांचेज में। फर्स्ट ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स और सेकंड ब्रांच है काइनेमैटिक्स और थर्ड ब्रांच है डायनामिक्स। तो ये 3 ब्रांचेज हैं मैकेनिक्स की। स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं? स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। मटेरियल ऑब्जेक्ट्स या फिजिकल ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में होता है उसके रेस्ट में उसकी स्टडी करने का जो ब्रांच है फिजिक्स की, इसका मैकेनिक की जो ब्रांच है उस ब्रांच को हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स वो ब्रांच है मैकेनिक्स की जिसमें हम क्या करते हैं? द स्टडी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। रेस्ट में मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की स्टडी हम स्टैटिस्टिक्स में करते हैं। जो सेकंड ब्रांच है आपकी काइनेमैटिक्स, उसको समझने से पहले स्टैटिक्स को थोड़ा और समझिए। एन ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट इवन व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर इन इक्विलिब्रियम। एक ऑब्जेक्ट तब भी रेस्ट की पोजीशन में हो सकता है जब उस ऑब्जेक्ट पे हर तरफ से कई फोर्सेस लग रही हों, लेकिन वो सारी फोर्सेस मिलकर इक्विलिब्रियम फोर्स बन जाती हैं। यानी उन सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो 0 हो जाता है। तब भी एक ऑब्जेक्ट पे इतनी सारी फोर्सेस लगने के बावजूद भी वो ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में रहता है। Thus, statistics is the branch of mechanics which deals with the study of motion of objects under the effect of forces in equilibrium. तो statistics mechanics की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं? The study of motion of objects under the effect of forces in equilibrium. यानी जब ऑब्जेक्ट पे बहुत सारी फोर्सेस लग रही हों और वो फोर्सेस इक्विलिब्रियम फोर्स बन जाए, यानी उनका रिजल्टेंट 0 बन जाए, तो उस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट की जो मोशन की स्टडी की जाती है जिस ब्रांच के अंतर्गत, उस ब्रांच को हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। हैंस टाइम फैक्टर डज नॉट प्ले एनी रोल। और इसमें टाइम फैक्टर कोई रोल प्ले नहीं करता है। मैकेनिक्स की जो सेकंड ब्रांच है काइनेमैटिक्स, काइनेमैटिक्स को दोबारा समझिए। काइनेमैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स दैट इज नेचर ऑफ फोर्सेस, नेचर ऑफ बॉडीज एटसेट्रा विच कॉज मोशन। तो मैकेनिक्स फिजिक्स की ये काइनेमैटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन की स्टडी करते हैं, लेकिन उस ऑब्जेक्ट्स में मोशन किस कारण से आया उस कारण की स्टडी हम काइनेमैटिक्स में नहीं करते हैं।
Hence, टाइम फैक्टर प्लेज एन इसेंशियल रोल। काइनेमेटिक्स में जो टाइम फैक्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। द टर्म काइनेमेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड काइनेमा। ग्रीक वर्ड है काइनेमा। काइनेमा एक ग्रीक वर्ड है, उससे काइनेमेटिक्स वर्ड डिराइव हुआ है, और काइनेमा जो ग्रीक वर्ड है उसकी मीनिंग है मोशन। मैकेनिक्स की जो थर्ड ब्रांच है वो ब्रांच कौन सी है? डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स विच कॉज मोशन। डायनेमिक्स वो ब्रांच है मैकेनिक्स की जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन की स्टडी तो करते हैं, बट उस ऑब्जेक्ट में मोशन किस कारण से आया, उस कारण का, उस कॉज का, उसका भी, या उस ऑब्जेक्ट को किन एजेंट्स ने मोशन में किया, तो उन एजेंट्स की, और वो एजेंट्स क्या होने चाहिए? मोशन को क्रिएट करने के कॉज होने चाहिए, तो उन एजेंट्स की भी स्टडी की जाती है। तो डायनेमिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन की स्टडी करने के साथ साथ उस ऑब्जेक्ट में मोशन किस कारण से आया, उस कारण को जानने की भी स्टडी करते हैं। उस ब्रांच को डायनेमिक्स कहते हैं। और डायनेमिक्स किसकी ब्रांच है? मैकेनिक्स की। और मैकेनिक्स किसकी ब्रांच है? फिजिक्स की। और फिजिक्स किसकी ब्रांच है? साइंस की। तो ये साइंस, फिजिक्स, मैकेनिक्स, ये सब मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। जिस भी स्टूडेंट ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा वो उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि बेसिक टर्म्स आपकी क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, डायनेमिक्स के बारे में थोड़ा सा और जानिए। हेंस टाइम फैक्टर प्लेज एन इसेंशियल रोल। डायनेमिक्स में भी टाइम फैक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द टर्म डायनेमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डायनेमिस। डायनेमिस ग्रीक वर्ड है डायनेमिस। उस ग्रीक वर्ड डायनेमिक्स से डायनेमिक्स वर्ड क्रिएट हुआ है। और जो डायनेमिस है, डायनेमिस ग्रीक वर्ड, उसका मीनिंग होता है पावर। डायनेमिस ग्रीक वर्ड जो डायनेमिस है उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग है पावर। पावर उसका मीनिंग है। सिंस द फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। फोर्स क्या होता है? मोशन का कॉज होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन आता है, अपने आप नहीं आता है। उस ऑब्जेक्ट पे जब कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है तभी वो ऑब्जेक्ट मोशन में आता है। तो ये कहा गया है सिंस, क्योंकि द फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन, देयरफॉर डायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ फोर्स। डायनेमिक्स फोर्स के कंसेप्ट पे आधारित है। जो डायनेमिक्स की स्टडी है वो फोर्स के कंसेप्ट्स पे आधारित है, क्योंकि फोर्स ही वो कॉज है जो ऑब्जेक्ट में मोशन क्रिएट करता है। न्यूटन वॉज कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द मेजरमेंट ऑफ फोर्स फ्रॉम हिज 3 फेमस लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने मोशन के 3 फेमस लॉज दिए, और इस तरीके से हम कह सकते हैं न्यूटन ने फोर्स की डिटेल्ड स्टडी करने में काफ़ी भूमिका निभाई, या ऑब्जेक्ट में मोशन क्यों आता है इस चीज़ को समझने में न्यूटन की बहुत बड़ी भूमिका है। अब देखिए, ऑब्जेक्ट इन मोशन। मोशन में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, मोशन में ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ऑब्जेक्ट जब मोशन में है उसको समझने के लिए हमें उसकी रेस्ट पोजीशन को भी समझना जरूरी है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब है और मोशन में किस कंडीशन में आता है, तब तक हम मोशन और रेस्ट दोनों को नहीं समझ पाएंगे और मोशन को भी नहीं समझ पाएंगे। तो रेस्ट और मोशन को समझते हैं। देखिए, रेस्ट के बारे में क्या बताया गया? रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कहा जाता है इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स विद द पासेस ऑफ टाइम। यानी टाइम गुजर रहा है, टाइम पास हो रहा है, टाइम के पास होने के साथ साथ अगर एक ऑब्जेक्ट
अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, अपने आसपास की चीज़ों के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, तो हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो बुक टेबल पे पड़ी है, अब ये बुक और चीज़ें जो है या टेबल है, उसके रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन, टाइम तो चल रहा है, टाइम कभी रुकेगा नहीं, टाइम का पासेस हो रहा है, टाइम गुजर रहा है। टाइम के गुजरने के साथ साथ ये अगर बुक अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही टेबल पे से, तो हम कह सकते हैं दिस बुक इज़ इन रेस्ट पोजीशन। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल। रेस्ट आप अगर समझ गए तो मोशन को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज मोशन? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। एक ऑब्जेक्ट को मोशन में कहा जाता है इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स विद द पासेस ऑफ टाइम। अगर एक ऑब्जेक्ट टाइम के गुजरने पर, टाइम के पास होने के साथ साथ टाइम के गुजरते हुए, यानी जब टाइम कभी रुकेगा नहीं, टाइम तो पास हो ही रहा है, टाइम के पासेस के साथ साथ अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रेन मूविंग ऑन रेल्स। ट्रेन रेल की पटरियों पे मूव कर रही है। अब ट्रेन रेल की पटरियों पे मूव कर रही है तो कहीं ना कहीं से ट्रेन ने चलना स्टार्ट किया होगा। एक रेलवे स्टेशन, पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन, मान लो दिल्ली का रेलवे स्टेशन, यहाँ से ट्रेन चलना स्टार्ट करती है, तो रेलवे स्टेशन के रिस्पेक्ट में ट्रेन टाइम के पासेस होने पर अपनी पोजीशन लगातार चेंज कर रही है। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं द ट्रेन इज इन मोशन, ट्रेन मोशन में है। अब देखिए कुछ और बातें समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये, इसलिए इसको दोबारा मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। यहाँ पे क्या बताया गया? रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स मीन्स एन ऑब्जेक्ट in one situation can be at rest, but in another situation the same object can be in motion. एक ऑब्जेक्ट एक सिचुएशन में रेस्ट में कहा जा सकता है और उसी ऑब्जेक्ट को उसी टाइम हम अगर दूसरे तरीके से देखें तो हम कह सकते हैं कि वो मोशन में है। इसलिए रेस्ट एंड मोशन ये दोनों ही रिलेटिव टर्म्स हैं, ये दोनों ही एक दूसरे से रिलेटिव हैं। फॉर इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल के लिए, अ पर्सन सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू हिज फेलो पैसेंजर्स। जो पर्सन, एक पर्सन जो चलती हुई ट्रेन के अंदर एक सीट पे बैठा हुआ है, वो पर्सन अपने फेलो पैसेंजर्स यानी अपने दूसरे पैसेंजर्स की रिस्पेक्ट में वो मोशन में नहीं है, वो रेस्ट में है। बट द सेम पर्सन इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द ट्रेन। लेकिन वही पर्सन, ट्रेन के बाहर के जो लोग हैं उनके रिस्पेक्ट में वो पर्सन, वही पर्सन मोशन में है। क्यों? क्योंकि बाहर से जो व्यक्ति उस पर्सन को देखेगा, ट्रेन तो मूव कर रही है, वो पर्सन क्या कहेगा कि ये जो पर्सन ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, ही इज इन मोशन, कि वो मोशन में है। इसलिए ट्रेन के बाहर जो पर्सन है या जो भी चीज़ें हैं उनके रिस्पेक्ट में वो पर्सन मोशन में है, और ट्रेन के अंदर पर्सन अपने फेलो पैसेंजर्स की रिस्पेक्ट में रेस्ट की पोजीशन में है। यानी एक ही सिचुएशन में वो सेम व्यक्ति एक ही सिचुएशन में एक ही टाइम पर वो रेस्ट में भी कहा जा सकता है और मोशन में भी कहा जा सकता है। इसलिए ये कहा गया कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म्स हैं। रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स हैं, बट इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसी चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है और ना ही कोई ऐसी चीज़ है जो एब्सोल्यूट मोशन में है। तो देखिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन आर अननोन। एब्सोल्यूट रेस्ट अननोन है, अज्ञात है। इस यूनिवर्स में कुछ भी
अभी तक तो कोई भी चीज़ साइंटिस्ट को एब्सोल्यूट रेस्ट नज़र नहीं आई और ना ही कोई ऐसा मोशन नज़र आया जो एब्सोल्यूट मोशन हो। तो इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इन ऑर्डर टू whether the position of an object changes with time or not, a point absolute fixed in space has to be chosen as reference point। ये पता लगाने के लिए कि कोई पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट की कोई पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, a point absolutely fixed in space has to be chosen as reference point। हमें यह पता लगाने के लिए स्पेस में एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट चूज करना होगा जो एब्सोल्यूट पॉइंट हो, जो एकदम फिक्स्ड हो, बिल्कुल भी मोशन में ना हो। बट नो सच पॉइंट इज नोन इन द यूनिवर्स। लेकिन यूनिवर्स में ऐसा कोई भी पॉइंट हम चूज नहीं कर सकते, सेलेक्ट नहीं कर सकते जो कंप्लीटली रेस्ट की पोजीशन में हो, जो मोशन में हो ही ना। ऐसा कोई भी पॉइंट हमें इस यूनिवर्स में नहीं दिखता है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ सन के चारों ओर घूम रही है। द एंटायर सोलर सिस्टम ट्रेवल्स थ्रू आवर ओन गैलेक्सी। ये जो पूरा समूचा सोलर सिस्टम है, ये हमारी खुद की गैलेक्सी के चारों ओर ट्रेवल कर रहा है। इस गैलेक्सी में से पास हो रहा है, इसमें से ट्रेवल कर रहा है। द मिल्की वे एंड क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज मूव विद रिस्पेक्ट टू अदर क्लस्टर्स। जो मिल्की वे है या क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज हैं, वो दूसरी क्लस्टर्स के रिस्पेक्ट में वो मूव कर रही हैं। सो नो ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज इन अ स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट। इसलिए इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो एब्सोल्यूट रेस्ट की स्टेट में हो। एज नो ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट। क्योंकि इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो एब्सोल्यूट रेस्ट की पोजीशन में हो, सो द एब्सोल्यूट मोशन कैन नॉट बी रियलाइज्ड। इसलिए एब्सोल्यूट मोशन भी रियलाइज्ड नहीं किया जा सकता। किसी भी चीज का एब्सोल्यूट मोशन भी फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। ओनली रिलेटिव रेस्ट एंड रिलेटिव मोशन कैन बी रियलाइज्ड। केवल रिलेटिव मोशन और रिलेटिव रेस्ट को ही रियलाइज्ड किया जा सकता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी चाहिए। देखिए, मोशन हमने जान लिया। मोशन के बाद देखते हैं मोशन के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो टाइप्स ऑफ मोशंस, मेनली द मोशन ऑफ अ बॉडी कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। मुख्य रूप से अगर हम मेनली देखें तो जो बॉडी की मोशंस है उसको 3 टाइप्स में डिफाइन किया गया है। फर्स्ट, रेक्टिलिनियर मोशन, जिसको हम ट्रांसलेटरी मोशन भी कह सकते हैं। रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन थोड़ा थोड़ा अंतर हो सकता है। दूसरा, सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। एंड थर्ड इज ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ये मेन टाइप्स हैं मोशन के। और मोशन के कुछ अदर टाइप्स भी हैं, जैसे पीरियोडिक मोशन, हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये कुछ अदर टाइप्स हैं मोशन के। तो मोशन के टाइप्स को समझने के बाद हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टर्म्स को समझेंगे और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं उनको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं पीरियोडिक मोशन, हार्मोनिक मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होते हैं। तो देखिए, इफ द मोशन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर एक मोशन किसी ऑब्जेक्ट का मोशन रिपीट हो रहा है, अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, तो उस मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहेंगे। पीरियोडिक मोशन जैसे अर्थ रोटेट कर रही है और
अर्थ का जो रेवोल्यूशन है ये एक फिक्स टाइम पीरियड में होता है, तो इसको हम पीरियोडिक मोशंस कह सकते हैं। तो पीरियोडिक मोशन के बारे में क्या बताएगा? इफ द मोशन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। इफ द एम्पलीट्यूड, अब देखिए पीरियोडिक मोशन के बाद हार्मोनिक मोशन को समझ रहे हैं। इफ द एम्पलीट्यूड दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन, इफ द एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन डज नॉट चेंज, द मोशन इज कॉल्ड हार्मोनिक। अगर एम्पलीट्यूड नहीं चेंज होता है, अगर एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता है, तो उस मोशन को हम हार्मोनिक मोशन कहते हैं। इफ द बॉडी मूव्स इन सच अ वे, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है इस प्रकार से कि इट्स एक्सीलरेशन एट एनी इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन एंड इज directed towards the mean position, it is having simple harmonic motion। तो ये मैं डिफाइन तो कर दिया है, आपके सिलेबस में ये मोशंस नहीं है, बस एक टाइप्स आ गए जो मोशंस के, तो थोड़ा सा डेफिनेशन आपको बता दी है, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस है इसलिए इस पे ज़्यादा बात नहीं करते हैं। किस पे? हार्मोनिक मोशन पे, सिंपल हार्मोनिक मोशन पे। अब देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन तो आप जानते ही हो, इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद द पासेस ऑफ टाइम यूनिफॉर्मली, यानी एक बॉडी की जो पोजीशन है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है अगर बॉडी, तो हम कह सकते हैं कि वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। और अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर नहीं करती, तो हम कहते हैं कि वो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपने पढ़ा, इस समय उसकी डेफिनेशन जानी, इसको डिटेल्ड में हम समझेंगे, आगे टॉपिक्स आएंगे इसके ऊपर हम वर्कआउट करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, इसकी डेफिनेशंस को दोबारा समझेंगे। इसलिए अभी मैं इसका एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं, लेकिन उसको समझने से पहले रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन की कुछ डेफिनेशंस को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन को समझने की कोशिश करते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन इज दैट मोशन इन विच अ पार्टिकल और point mass body is moving along a straight line। रेक्टिलिनियर मोशन वो मोशन है जिसमें एक पॉइंट मास बॉडी या एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। स्ट्रेट लाइन में अगर कोई पॉइंट मास बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उस मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। अब ये आपके माइंड में क्वेश्चन उठता होगा कि पॉइंट मास बॉडी क्या होती है। पॉइंट मास बॉडी एक पार्टिकल की तरह, इसको कहा गया एक पार्टिकल यानी एक छोटी बॉडी, लेकिन वो रियलिटी में छोटी हो ये जरूरी नहीं है। वो बॉडी छोटी होगी उस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जिस डिस्टेंस को वो बॉडी कवर कर रही है। मान लो एक बॉडी ने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की और वो बॉडी एक बड़ा सा ट्रक है, तो 10 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में वो ट्रक पॉइंट मास कहलाएगा। हम यहाँ से सन को देख रहे हैं और सन इस अर्थ से कई गुना बड़ा है, बट सन हमें छोटा सा दिखाई दे रहा है। तो अर्थ से जो सन को देख रहे हैं ये सन हमारे लिए पॉइंट मास हो सकता है, बट रियलिटी क्या है? रियलिटी सन इज वेरी लार्ज। सन इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू द अर्थ। तो यहाँ पे पॉइंट मास का मतलब ये नहीं है कि वो बॉडी रियलिटी में एक्चुअली में पॉइंट की जैसी होगी या पार्टिकल जैसी होगी, नहीं। एक बॉडी जो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है,
बहुत बड़ी भी हो सकती है, लेकिन जो डिस्टेंस उसने कवर की उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में उसकी साइज बहुत ही छोटी है, तब उस बॉडी को हम पॉइंट मास बॉडी कहते हैं। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या कहता है कि रेक्टिलिनियर मोशन इज दैट मोशन in which a particle or point mass body is moving along a straight line. Translatory motion को समझते हैं। Translatory motion is that motion in which a body which is not a point mass body is moving such that all its constituent particles move simultaneously along parallel straight lines and shift through equal distance in a given interval of time. तो ये ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन थोड़ी आपको टफ लग सकती है, बट इसको आप नोट डाउन करके जब आप इसको बार बार रिपीट करेंगे तो हर चीज़ इजी हो जाएगी। जिस काम को आप जितनी बार करोगे वो काम उतना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये फिजिक्स जो आपको हार्ड लगती है, इसको आप बार बार करने लग जाओ, ये फिजिक्स आपके लिए खेल हो जाएगा। तो देखिए, अ बॉडी स्लिपिंग अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन एक तरीके से ढाल वाला जो प्लेन होता है, जो प्लेन किसी न किसी एंगल पे उठ गया हो, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ना हो, कोई ना कोई एंगल बन के उसका कोई ना कोई स्लोप बन गया हो, तो कोई ढाल बन गई हो, उसको हम इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। यहां कहा गया अ बॉडी स्लिपिंग अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन हैज ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में वो बॉडी है जो इंक्लाइंड प्लेन से स्लिप कर रही है, इंक्लाइंड प्लेन से स्लिप कर रही है। रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। जो रेक्टिलिनियर मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है। ट्रांसलेटरी मोशन भी यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है। अब देखिए, सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन इज दैट मोशन इन विच अ पार्टिकल और अ पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कल। एक पॉइंट मास बॉडी या एक पार्टिकल एक सर्कल में अगर मूव कर रहा है, एक सर्कल पे मूव कर रहा है, तो उस मूवमेंट को, उस मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। रोटेटरी मोशन क्या होता है? रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच अ बॉडी विच इज नॉट अ पॉइंट मास इज मूविंग सच दैट all its constituent particles move simultaneously along concentric circles whose centers lie on a line called axis of rotation and shift through equal angle in a given time. This is the definition of rotatory motion. तो रोटेटरी मोशन का यहाँ सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं, ओवरव्यू। जब हम इसके बारे में डिटेल्ड में स्टडी करेंगे तब हम रोटेटरी मोशन को बहुत ही गहराई से समझ जाएंगे। अभी घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए, सर्कुलर और रोटेटरी मोशन कैन बी 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल जो मोशन केवल, जिस मोशन में केवल 2 एक्सिस यूज हो रहे हों, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वो मोशन 2 डायमेंशनल मोशन है। जिस मोशन में तीनों एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस यूज हो रहे हों, वो 3 डायमेंशनल मोशन होगा। और जिस एक्सिस में, जिस मोशन में केवल 1 एक्सिस यूज हो रहा हो, वो 1 डायमेंशनल मोशन होगा। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि सर्कुलर और रोटेटरी मोशन कैन बी 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन। सर्कुलर अथवा रोटेटरी मोशन 2 डायमेंशनल मोशन भी हो सकता है और 3 डायमेंशनल मोशन भी हो सकता है, एंड कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और सर्कुलर और रोटेटरी मोशन यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है। इफ द सर्कुलर और रोटेटरी मोशन इज यूनिफॉर्म, इट इज पीरियोडिक। अगर सर्कुलर या रोटेटरी मोशन यूनिफॉर्म है तो वो मोशन पीरियोडिक मोशन बन जाता है।
नेक्स्ट समझते हैं ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच द बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो और back and forth repeatedly about a fixed point called mean position in a definite interval of time। कोई बॉडी क्या कर रही है, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो आपकी कैसे हो सकती है, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो इस तरीके से भी हो सकती है, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो इस तरीके से भी आपका मोशन हो सकता है। तो ये मोशन रिपीटेडली होता है, रिपीट एक फिक्स टाइम इंटरवल में रिपीट होता रहता है, रिपीट होता रहता है। जैसे इस मोशन को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे आपका कहीं धागे पे आपने किसी भारी बॉल को लटका दिया, मतलब धागे के कंपैरिजन में वो बॉल इतनी भारी है कि धागे में खिंचाव आ रहा है, और उस धागे को आपने बांध दिया है और आप उसको एक पोजीशन पे लाके छोड़ दो, तो वो बॉल इस तरीके की जो मोशन करेगी वो आपकी ऑसिलेट। अब देखिए ऑसिलेटरी मोशन को थोड़ा और समझिए। इन सच अ मोशन द बॉडी इज कन्फाइंड विद इन वेल डिफाइंड लिमिट्स कॉल्ड एक्सट्रीम पोजिशंस। ऐसी जो मोशन होती है जिसकी बात है, जो हम ऑसिलेटरी मोशन की बात कर रहे हैं, उस मोशन के बारे में कहा गया कि इन सच अ मोशन द बॉडी इज कन्फाइंड विद इन वेल डिफाइंड लिमिट्स, और इस वेल डिफाइंड लिमिट्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजिशंस ऑन आइदर साइड ऑफ मीन पोजिशन। इट मीन्स अ पीरियोडिक एंड बाउंडेड मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड एन ऑसिलेटरी मोशन। एग्जाम्पल इसका है द मोशन ऑफ अ पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक इज ऑसिलेटरी मोशन। घड़ी आपने देखी होगी, कई बड़े बड़े घरों में जो घड़ी लगी रहती है जिसमें पेंडुलम होता है, वो ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। इफ इन द ऑसिलेटरी मोशन, अगर ऑसिलेटरी मोशन में द एम्पलीट्यूड इज वेरी स्मॉल, अगर ऑसिलेटरी मोशन में एम्पलीट्यूड बहुत ही स्मॉल है, ऐसे ऐसे रोटेट हो ना होके ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है, एक ही जगह कंपन सा हो रहा है, उसका अगर ये कहा गया है इफ इन द ऑसिलेटरी मोशन द एम्पलीट्यूड इज वेरी स्मॉल, यानी माइक्रोस्कोपिक उसका एम्पलीट्यूड है, द मोशन ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी अ वाइब्रेटरी मोशन। तो उस समय उस बॉडी के मोशन को वाइब्रेटरी मोशन कहा जाएगा। In the oscillatory or vibratory motion, if the restoring force or torque is linear, the motion of the body is said to be simple harmonic motion। तो देखिए अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने जा रहे हैं। आइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। What is distance? The distance traveled by a body is the actual length of the path covered by a moving body irrespective of the direction in which the body travels। Distance यहाँ पे क्या बताया गया, डिस्टेंस उसको कहा गया है जो ऑब्जेक्ट किसी पाथ पर चलता है, तो ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक उसने कितना पाथ कवर किया, उस पाथ की लेंथ का जो मेजरमेंट होगा वही मेजरमेंट डिस्टेंस कहलाएगा। यहाँ डिस्टेंस में हम ये नहीं देखते कि ऑब्जेक्ट ने किस डायरेक्शन में मूवमेंट की, ऑब्जेक्ट ने किस डायरेक्शन में पाथ को कवर किया है। किसी भी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पाथ को कवर कर सकता है, यहाँ पे डायरेक्शन का डिस्टेंस से कोई रिलेशन नहीं है। तो डिस्टेंस के बारे में क्या कहा गया, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी is the actual length of the path covered by a moving body irrespective of the direction in which the body travels। irrespective का मतलब यहाँ पे हमें डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है कि बॉडी ने किस डायरेक्शन में मूवमेंट की है या डिस्टेंस कवर की है। अब डिस्टेंस की डेफिनेशन को आप समझे, डिस्प्लेसमेंट को समझते, फिर एग्जाम्पल्स देखेंगे इनके।
देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the final position and initial position with its direction with its direction is from initial position to the final position। डायरेक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट में, और वो डायरेक्शन कहां से होती है? फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट में ये डायरेक्शन होती है, यानी किसी ऑब्जेक्ट ने इनिशियल, उस ऑब्जेक्ट ने कहां से मूवमेंट स्टार्ट की, कहां से उसने चलना स्टार्ट किया, वो उसकी इनिशियल पोजीशन हो जाएगी, जिसको हम स्टार्टिंग पोजीशन या स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, इनिशियल पॉइंट भी कह सकते हैं। वहां से और कहां पे जाके ऑब्जेक्ट स्टॉप हुआ है, वो उसकी फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की एकदम स्ट्रेट डिस्टेंस जो होगी उस डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की डायरेक्शन होनी चाहिए। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की डायरेक्शन में जो सीधी डिस्टेंस होगी, उस सीधी डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन with its direction is from initial position to the final position। ये दोनों डेफिनेशंस आप समझ गए। अब देखिए एग्जाम्पल की हेल्प से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसने पॉइंट ए से, पॉइंट ए इनिशियल पोजीशन है, पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया, पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट गया पॉइंट बी पर 3 मीटर की डिस्टेंस इसने कवर की। 3 मीटर की डिस्टेंस कवर करके पॉइंट बी से ऑब्जेक्ट गया पॉइंट सी पे, और बी से पॉइंट सी तक उसने डिस्टेंस कवर की कितनी? 5 मीटर। अब सी पर जाके ऑब्जेक्ट स्टॉप हो गया। तो ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज जिसने चलना स्टार्ट किया, उसने पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया। पॉइंट ए इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जाके रुका कहां पे? पॉइंट सी पे। देन पॉइंट सी इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब डिस्टेंस की बात अगर हम करते हैं, देखिए डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं एस से या एक्स, एस या एक्स से हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से या एक्स से। अब इसकी मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूं, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगी? ए से बी, ये पाथ की लेंथ है, तो ए बी, पाथ की लेंथ ए बी ले लेंगे। फिर बी से सी तक पार्टिकल गया है या ऑब्जेक्ट गया है, तो बी सी भी पाथ की लेंथ है, तो बी सी हम पाथ की लेंथ लेंगे। अब ए बी की लेंथ कितनी है? 3 मीटर, 3 मीटर ए बी आ गया। बी सी की लेंथ है 5 मीटर, 5 मीटर बी सी हो गया, और टोटल लेंथ कितनी हो गई पाथ की जो उस ऑब्जेक्ट ने कवर की? 3 + 5 8 मीटर की टोटल डिस्टेंस हो गई। बट बात अगर डिस्प्लेसमेंट की जाए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए ये वेक्टर का साइन लगाते हैं। हम इसे पढ़ेंगे वेक्टर एस, इस तरीके से बोल सकते हैं वेक्टर एस, या हम सीधा डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट क्या कहा गया? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की सीधी स्ट्रेट लाइन में जो सीधी डिस्टेंस है, जिसे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा सीधी डिस्टेंस होगी। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सीधी डिस्टेंस है, वो है AC। तो वेक्टर AC डिस्प्लेसमेंट हो गया। बट हाउ विल यू फाइंड AC? यू कैन सी दैट ABC is a right angle triangle where angle A is right angle. So using Pythagoras theorem you can find AC. Here AC can be taken as base. AC को हम बेस मान सकते हैं। अगर हम AC को बेस मानते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा? जो मैग्नीट्यूड ऑफ AC है, मैग्नीट्यूड ऑफ AC, तो मैग्नीट्यूड ऑफ AC यहाँ पे क्या आएगा?
इस तरीके से मॉड्यूलस में इसको आप क्या करोगे, मॉड्यूलस में रिप्रेजेंट करोगे, और मैग्नीट्यूड ऑफ एसी क्या होगा, होल अंडर रूट ऑफ किसका, बीसी का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हम निकाल रहे हैं। अब देखिए BC कितना है 5, तो आपका आ जाएगा 5 का स्क्वायर, और AB है 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। 25 में से अगर आप 9 माइनस करते हो तो अंडर रूट कितना आता है 16। अंडर रूट 16 की वैल्यू कितनी होती है 4। देन 4 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट आया। तो ये 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। ओके, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट समझ गए आप। अब देखिए सेकंड एग्जांपल लेते हैं। इस सेकंड एग्जांपल में ए इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ए से इधर आ रहा है मूव करता हुआ, वापस ए पे आके रुक गया। ओके, तो पॉइंट ए से वापस ए पे आके ऑब्जेक्ट रुक गया है, तो इसने पूरा एक सर्कल कवर किया। अब एक सर्कल की लेंथ सर्कमफेरेंस से फाइंड आउट की जाती है। तो अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस की, तो व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफेरेंस क्या होगी 2 पाई आर। 2 पाई आर मीन्स 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू आर। आर इज गिवन 7 मीटर। आर 7 मीटर है, 7 से 7 आप कैंसिल आउट कर दो तो 44 मीटर की डिस्टेंस कवर हो गई। बट बात किसकी की जा रही है, डिस्प्लेसमेंट की। अब डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाती है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट मानी जाती है। बट इनिशियल पोजीशन तो ए है, फाइनल पोजीशन भी ए हो गया। जब दोनों ही पोजीशन कंसाइड हो गई तो डिस्टेंस तो बची नहीं। डिस्टेंस नहीं बची, इट मीन्स इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा 0। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा 0। ओके, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल आपने समझा। अब मान लो ऑब्जेक्ट ए से चलता है और यहाँ पे पॉइंट बी पे आके रुक जाता है। उस कंडीशन में अगर बी पे आके रुक जाता है तो उस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट निकलेगी वो ए से बी तक की स्ट्रेट डिस्टेंस होगी, और ए से बी तक की जो स्ट्रेट डिस्टेंस होगी जिसे हम डिस्प्लेसमेंट मानेंगे, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, ये बन जाएगा डायमीटर, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रही है लाइन। ये लाइन सेंटर से पास हो रही है तो ये बन गया डायमीटर, यानी ए बी डायमीटर हो जाएगा। और डायमीटर क्या होता है 2 मल्टीप्लाई रेडियस। रेडियस 7 है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वेक्टर ए बी, एंड वेक्टर ए बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 2 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 14 मीटर। तो 14 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो देखिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशंस को आपने समझा, इनके एग्जांपल्स को समझ लिया। अब क्वेश्चन करेंगे तो और एग्जांपल्स आएंगे और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, उन डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल। डिस्टेंस एक्चुअली में क्या है, उस पाथ की एक्चुअली लेंथ है, एक्चुअल लेंथ है जिसे कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल ट्रेवल करके कवर करता है। एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज द शॉर्टेस्ट लेंथ फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ये डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस जो
कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कितनी भी डिस्टेंस कवर करे, चाहे बहुत छोटी, बहुत ही माइनर डिस्टेंस कवर करे या बहुत लंबी डिस्टेंस कवर करे, वो डिस्टेंस अगर उसने कवर की है तो वो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी जीरो नहीं हो सकती। वो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। तो बोला गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल, अगर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली किसी ने तो वो डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। इट नेवर डिक्रीजेस विद टाइम, और डिस्टेंस टाइम के साथ कभी डिक्रीज नहीं होगी, डिस्टेंस टाइम के साथ कभी डिक्रीज नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव से वो नेगेटिव माना जाएगा। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो फिजिक्स में जो क्वांटिटीज़ यूज़ होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़, वो स्केलर क्वांटिटीज़ भी होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ भी होती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें आपको इनके बारे में नॉलेज मिलेगी, तो उसको देखना मत भूलिए। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इट मीन्स डिस्टेंस में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है और वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग ये काम भी करता है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया पार्टिकल के द्वारा वो डिपेंड करता है उस पाथ के शेप पे जिस पाथ को फॉलो किया है पार्टिकल ने। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट उस पाथ के शेप पे डिपेंड नहीं करता जिस पाथ पे पार्टिकल जिस पाथ पे चलकर पार्टिकल अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंचा है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा फाइनल पोजीशन से हमेशा कहां से? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही होगी डिस्प्लेसमेंट, वो किसी पाथ के शेप को नहीं देखेगी। डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल इन अ गिवन टाइम इंटरवल डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ द ओरिजिन। जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है एक पार्टिकल के द्वारा एक टाइम इंटरवल में, जो भी टाइम इंटरवल बताया गया है या जो भी टाइम इंटरवल यूज हुआ है, डिपेंड्स ऑन अ चॉइस ऑफ द ओरिजिन। वो उस ओरिजिन के चॉइस पे भी डिपेंड करता है कि हमने कौन सी ओरिजिन ली है, कहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया है या कहाँ से हम डिस्टेंस का मेजरमेंट करना शुरू कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन अ गिवन टाइम इंटरवल डज नॉट डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ द ओरिजिन। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है एक पार्टिकल का एक दिए गए टाइम इंटरवल में, वो डिपेंड नहीं करता ओरिजिन की चॉइस पे। डिस्टेंस डज नॉट हैव डायरेक्शन। डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती है, डिस्टेंस हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट हैज़ डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड एंड फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच डिफरेंस था। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड बोथ द concepts and also you have learned the differences between distance and displacement. So thank you very much for watching this video and don't forget to watch my next video. And if you have not subscribed this channel, so don't forget to subscribe this channel, because physics is my love and physics must also be your love. Thank you again.